आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखो यार, ये एनसीईआरटी जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के टाइम पे। अगर तुम कोई भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर 11th क्लास में हो, तब भी तुम्हारे लिए ये बहुत ज़रूरी है मतलब एनसीईआरटी पढ़ना। तो आज हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं और लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और पूरी की पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो देखो यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लिखा है। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फूड जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जिंदा ऑर्गेनिज्म के लिए फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर खाना वो नहीं खाएगा तो जो तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो मर जाएगा। तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। अभी क्या बोल रहा है, मेजर का मतलब होता है बड़े। तो बड़े कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो गए हमारे फूड के अंदर, प्रोटीन हो गई, ओके, और फैट्स हो गई। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हो गए। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो जो हमारे पास विटामिन्स हो गई, मिनरल्स, और ये जो चीज़ें हैं ना, विटामिन्स और मिनरल्स, ये क्या है, ये माइनर मतलब मेजर में नहीं आएंगे, ये आएंगे माइनर में। ठीक है, तो माइनर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है हमारे को, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, जो हमारे को कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी इनकी ज़रूरत नहीं होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। और क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ। तो भाई अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे को ऑर्गेनिक मटेरियल अगर हम ले रहे हैं तो उससे हमारी ग्रोथ हो जाएगी। रिपेयर ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू तुम्हारे ख़राब हो रखे हैं वो कैसे हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे। द वाटर वी टेक, जो हम पानी लेते हैं इन अंदर, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो पानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। किस में, मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ना वो दो तरीके से हो सकती है, एक कैटाबॉलिक होती है और एक होती है एनाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रोल है उसका, पानी का। एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और क्या भाई, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कमी हो जाती है पानी की, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन इंग्लिश में, साइंस में। तो जैसे कि पानी कमी होगी तो हम बोलते हैं डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी। तो पानी की कमी भी हो जाती है, अगर तुम पानी ज़्यादा नहीं पियोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। ओके, आगे देखो, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब होता है लिविंग, मैक्रो का मतलब होता है बड़े, मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो बड़े बड़े लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं इन फूड, फूड के अंदर कैनॉट बी यूटिलाइज, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। यूटिलाइज का मतलब होता है उसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम चावल खा रहे हो या रोटी खा रहे हो, तो रोटी जैसे तुम खा रहे हो तो उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, हम अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उस फूड को छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, फिर हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं। आगे देखो, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन। क्या कर रहे हैं, हम उसको तोड़ रहे हैं, ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। और हम उसको किस में बदल दे रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस में बदल दे रहे हैं इन द डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो प्रोसेस करी हमने, एक कॉम्प्लेक्स सा फूड था हमारे पास, एक बहुत ही कठोर फूड था जो हमारी बॉडी उसका यूज़ नहीं कर सकती थी। उसको हमने क्या करा, उसको हमने छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लिया, ठीक है, और सिंपल सब्सटेंस में बना लिया, जो कि हमारी बॉडी क्या कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पे बोल रहा है दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना, जो हार्ड फूड है, सब्सटेंस टू सिंपल, कैसे फॉर्म में कर दिया हमने, सिंपल फॉर्म में कर दिया, एब्जॉर्बल फॉर्म, उसको हम अब एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात ये है कि कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में अगर हम कर दे रहे हैं तो उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये भाई कैरी किसके द्वारा होगा, डाइजेस्ट सिस्टम के द्वारा होगा, बाय मैकेनिकली। ठीक है, बाय मैकेनिकली और बायोकेमिकल। तो मैकेनिकली क्या होता है, मैकेनिकली हमने अपने दांतों से उस फूड के पार्टिकल को या उस निवाले को हमने बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, वो मैकेनिकल हो गया जबड़े के द्वारा। और केमिकल के, बायोकेमिकल का मतलब हो गया कि किसी भी फूड को हम क्या कर रहे हैं, केमिकल के द्वारा तोड़ रहे हैं, तो बायोकेमिकल मेथड से हम कर सकते हैं।
तो हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है मैकेनिकल मेथड, दूसरा होता है बायो केमिकल मेथड. जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शोन इन द फिगर. तो अभी ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने फिगर में दिखाया 16.1 में, तो वहाँ पे हम अभी चलते हैं. तो यहाँ पे हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे को ये बात पता होना चाहिए कि सेल से मिलकर टिश्यू बने हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम मिलके एक बॉडी बन जाती है. तो वो सिस्टम जो है वो यही है, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो जैसे कि भी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स हैं. ओके, सो अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना है डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, अब बात करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल देखो क्या है, एक पाइप है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? एनस पे जाके. ठीक है, तो ये एक कैनाल है, एक पाइप है. ओके, जिसका नाम हमने क्या रख दिया? एलिमेंट्री रख दिया. तो द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग. एंटीरियर का मतलब होता है सामने की तरफ, ओपनिंग का मतलब होता है खुलना, द माउथ, उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ. एंड इट ओपन्स आउट पोस्टेरियरली, और पीछे की तरफ खुल रहा है थ्रू द एनस. एनस जो है ना वो पीछे की तरफ खुल रहा है, और जो हमारा माउथ है वो आगे की तरफ ओपनिंग हो रही है. द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी. माउथ कहाँ पे जाके खुल जाता है? खत्म होता है बक्कल कैविटी में, या हम उसको बोल सकते हैं ओरल कैविटी. ठीक है, द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ. ओरल कैविटी में क्या होंगे? नंबर ऑफ टीथ, बहुत सारे नंबर के मतलब टीथ होंगे, पाए जाएंगे. एंड मस्कुलर टंग, और क्या होगी भाई? एक हमारे पास जबान होगी जो कि मसल्स की बनी हुई होगी. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट जॉ ऑफ बोन. अभी क्या बोल रहा है? हर एक दांत, एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ, इन अ शॉकेट में, ऑफ अ जॉ बोन. तुमने देखा होगा ना कि हम प्लग को क्या करते हैं? शॉकेट में लगाते हैं. जैसे तुम प्लग को एक शॉकेट में लगाते हो ना, वैसे ही एक दांत जो है वो जबड़े के अंदर धंसा हुआ होता है. ओके, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडंट. तो इस टाइप के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? थीकोडंट बोलते हैं. मतलब एक जो दांत है, ओके, वो क्या है? जबड़े में धंसा हुआ है, तो उस टाइप के अटैचमेंट को, जिस तरीके के वो जुड़े हुए ना, उस टाइप के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? थीकोडंट बोलते हैं. मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म्स टू सेट्स ऑफ टीथ. देखो, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स, ज़्यादातर हम मैमल्स की बात करेंगे, उसमें हमारे पास क्या आ गए? ह्यूमंस आ गए, ह्यूमन बीइंग्स आ गए, जो कि दो सेट्स निकलते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ. तुम्हारे जो दांत निकल रहे हैं, एक बचपन में दांत निकलते हैं और एक हमारे बड़े होकर निकलते हैं. तो जैसे कि तुमने देखा होगा जो बचपन में निकलते हैं उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं नॉर्मली. अब यहाँ पे ये बोल भी रहा, अ सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क, उसको हम क्या बोल देते हैं? टेम्परेरी मिल्क बोलते हैं, या मिल्क टीथ बोलते हैं, या डायोसियस टीथ बोल सकते हैं. रिप्लेस बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ. तो अभी क्या होता है? जो टेम्परेरी मिल्क टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिप्लेस हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और क्या निकल के आ जाते हैं? हमारे पास अडल्ट टीथ निकल के आ जाते हैं. दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफोडंट. इस तरीके की डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं? डाइफोडंट बोलते हैं. मतलब ज़िंदगी में अगर 2 बार दांत निकल रहे तुम्हारे, तो उस तरीके के डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफोडंट. ओके, एन अडल्ट ह्यूमन, ओके, एक जवान आदमी, और ये हमारे पास डायग्राम आ गया जिसकी हम बाद में बात करेंगे. ओके, एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ. तो एक जो जवान हट्टा कट्टा आदमी है, उसके पास कितने दांत होने वाले? 32 दांत होने वाले. एक 11 साल के बच्चे के अंदर 32 दांत नहीं पाए जाएंगे, 12 साल के पास नहीं पाए जाएंगे. एक जवान जो मैच्योर हो जाता है, 18 की एज में आ जाता है, उसके पास 32 दांत पाए जाएंगे, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, जो कि 4 तरीके के अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके के 4 दांत होंगे. ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? हेट्रोडंट बोलते हैं. मतलब अगर सेम दांत होते तो हम बोलते होमोडंट, लेकिन वहाँ पे जो टीथ हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं हेट्रोडेंटेशन. ओके, हेट्रोडेंटेशन. नेमली इंसीजर. तो पहला हमने नाम ले लिया उसका इंसीजर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं. फिर आ गया हमारे पास कैनाइन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है प्री मोलर, जिसको हम पी एम से डिनोट करते हैं. और अगर हम बात करें लास्ट वाले दाढ़ों की, जिसे हम बोलते हैं मोलर, ठीक है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. ओके, इंसीजर को आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी एम से, और मोलर को एम से. अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर आई सी पी एम एंड एम. ये क्या बोल रहा है?
अरेंजमेंट ऑफ टीथ, दांतों का कैसा हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है। ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ, मतलब तुम्हारे जो जबड़े हैं वो कैसे होते हैं एक्चुअल में, इस तरीके से होते हैं, पूरे जबड़े होते हैं। ओके, तो ये पूरे जबड़े की बात ना करके ये आधे जबड़े की बात करा है कि जो लोअर वाला जॉ है उसके हम आधा जबड़ा ले रहे हैं और आधा जबड़ा हम ऊपर के ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। ओके, आई सी पी एम और एम इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डेंटल फार्मूला, जिसको हम डेंटल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर 2123 अपॉन 2123। अपॉन का मतलब हो गया कि जो अपॉन से ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर वाले जबड़े की बात हो रही है, और वो भी आधे जबड़े की बात हो रही है, फुल जबड़े की बात नहीं हो रही है। अगर मैं फुल जबड़े की बात करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ओके, 2, 4, ओके, और ये हो जाएगा 6। ये फुल जॉ का फार्मूला बनेगा। तो सेम मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे 2, 4, 4, 6। तो ये बात समझ गई क्या? तो ये सेम हो जाएगा फुल जबड़े की। और अगर मैं हाफ जबड़े की बात करूँ तो यहाँ पे होगा 2123 अपॉन 2123। ओके, आगे चलते हैं। दी हार्ड च्यूइंग सरफेस, जो कि बहुत ही कठोर सरफेस है जो कि चबाने का काम आता है, ऑफ द टीथ, दांत का। ओके, मेड अप ऑफ एनामल, वो किसका बना हुआ होता है, एनामल का बना हुआ होता है। ठीक है, हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जो कि क्या करता है, मैस्टिकेशन का मतलब होता है मिलाना। ओके, फूड को मिलाने में काम करता है। कौन सा पार्ट, एनेमल वाला पार्ट। ओके, द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, टंग कैसी भाई, फ्रीली है। ठीक है, जैसे चाहो वैसे तुम इसको घुमा सकते हो, जितनी चाहे उतनी बातें कर सकते हो तुम अपनी ज़बान से, और तुम समझ सकते हो कि क्या क्या तुम बोलते हो अपनी ज़बान से। मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, ये जो है ना ओरल कैविटी से अटैच होती है बाय द फ्रिलम, किसके द्वारा, फ्रिलम के द्वारा हमारी जो ज़बान है वो क्या होती है, अटैच होती है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग, अगर हम ज़बान की ऊपर वाली सरफेस की बात करें, मतलब सरफेस का मतलब समझ रहे हो, एरिया। ओके, टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन, कैसे क्या होता है उसके ऊपर, स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेपिलाई बोलते हैं। अब प्रोजेक्शन का मतलब होता है कुछ उठे हुए उभार सा ऊपर को आ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेपिलाई बोलते हैं। सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बर्ड, कुछ पेपिलाई ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। ओके, तो अभी यहाँ तक तो मैं अच्छे समझ में आ गया होगा, मेरा मानना ऐसा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स, तो जो ओरल कैविटी थी वो अब खत्म होती है शॉर्ट फेरिंग्स की तरफ आके, विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से हवा और खाना दोनों उसी रास्ते से गुजर के जाते हैं। तो फेरिंग्स को हम बोल लेते हैं, फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, इसी इसी रास्ते से, मतलब फेरिंग के रास्ते से ही खाना भी जाता है और हवा भी जाती है। द ओइसोफेगस एंड द ट्रैकिया, अब ये क्या बोल रहा है, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस वो चीज़ें जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, जिसके जिसके अंदर खाना जाता है, एंड ट्राइकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। ओके, ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, जो कि कहाँ जाके खुलते हैं, अगर हम बात करें कि ये जाके खुल कहाँ रहे हैं, तो फेरिंग्स में खुल रहे हैं। मैं बताऊंगा ये कैसे खुल रहे हैं, क्योंकि ये नीचे से अभी जा रही है, जो एनसीआरडी है वो नीचे से जा रही है, यहाँ से लंग्स से और ओइसोफेगस से फेरिंग्स की तरफ जा रही है। अगर हम फेरिंग्स से आएंगे तो एक रास्ता ओइसोफेगस की तरफ आता होगा और एक और रास्ता जो है वो ट्रैकिया की तरफ आता होगा। ओके, अ कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लटिस। ओके, एपिग्लटिस क्या है, अभी अभी पता लगेगा तुम्हारे को, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लटिस। एपिग्लटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है, ठीक है, जो ग्लटिस के ऊपर लगा हुआ होता है, जो क्या करता है, खाने को तुम्हारे ट्रैकिया में जाने से रोकता है। अगर बाई चांस तुम बोल रहे हो, ओके, और साथ में खाना भी खा रहे हो, तो बोलते टाइम क्या होगा, तुम्हारे साउंड बॉक्स से आवाज़ निकल के जब बाहर को आएगी तो एपिग्लेटिस जो ढक्कन है ना वो खुल जाएगा, और जैसे ही वो खुल गया और तुम खाना भी खा रहे थे, तो जैसे ही वो खुल जाएगा और खाना ट्राइकिया में चले गया तो तुम्हारे को फंदा लग जाता है। तभी बोलते हैं कि भाई खाना खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए, समझे क्या? तो अभी हम पता लग गया हमारे को। तो एपिग्लेटिस क्या है, एपिग्लेटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है, एक फ्लैप है जो कार्टिलेजिनस का बना हुआ है, ठीक है, फ्लैप है जो कि प्रिवेंट करता है, रोकता है एंट्री ऑफ फूड, फूड को किस में जाने से, ग्लोटिस में जाने से, ट्रैकिया में जाने से रोकता है। ओके, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग। ओके, निगलते समय, जब भी हम निगलते हैं ना तो क्या करता है, एपिग्लोटिस कवर कर लेता है ग्लोटिस को, कि खाना कहीं ग्लोटिस में या ट्रैकिया में ना चला जाए। ओके, द ओइसोफेगस इज अ थिन, ओइसोफेगस कैसा है, थिन है, मतलब फूड पाइप कैसा है, थिन है, लॉन्ग ट्यूब है। ओके, एक लंबी सी ट्यूब है, विच एक्सटेंड पोस्टियरली पासिंग थ्रू द नेक। ओके, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है,
ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा ओइसोफेगस है वो पीछे की तरफ पाया जाता है, गर्दन के पीछे की तरफ, समझ रहे हो। अगर तुम किसी का गला घोट के मार रहे हो, मारना नहीं चाहिए अगर तुम किसी का गला घोट के मार रहे हो उसको, तो तुम क्या करोगे, उसके सामने वाली जो पाइप है उसको दबाओगे। तो सामने सामने वाला जो पाइप है वो कौन सा होता है, वो जो होता है वो ट्राइकिया होता है। तो बोलते ना कि सांस रुकने से वो मर गया, गला घोटने से वो मर गया। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, उसकी ट्राइकिया को बहुत ज़्यादा दबा देते हैं, जिससे कि उसकी एयर जो है ना वो एक्सचेंज नहीं हो पाती और वो मर जाता है दम घुटने से, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और उसके पीछे, ट्राइकिया के पीछे हमारे को देखने को मिलता है ओइसोफेगस। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ओइसोफेगस फ्रंट साइड में नहीं होता है, पीछे की साइड में होता है, जिसे हम बोलते हैं पोस्टेरली पासिंग। ओके, थ्रू द नेक, नेक के पीछे की तरफ होता है। थोरेक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू द जे शेप्ड बैग। अब क्या है, यहाँ पे एक थोरेक्स बोल दिया है इसने, एक बोल दिया डायफ्राम। तो थोरेक्स जो है वो एक रीजन होता है जहाँ पे हमारे पास लंग्स, हार्ट ये देखने को मिलते हैं। इस रीजन में जो भी चीज़ आएगी तो उस रीजन को हम बोल देते हैं थोरेक्स। और इस इन दोनों के बीच में, मतलब थोरेक्स और एब्डोमिनल के बीच में क्या होता है, एक डायफ्राम होता है। ठीक है, एक लाइन होती है, एक परत बनी हुई होती है मस्कुलर की, मस्कुलर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, वो सेपरेट करती है थोरेक्स को और एब्डोमिनल को। चलो मैं तुम्हारे को एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है। तो ये आ गया हमारे पास माउथ, और ये हमारे पास आ गई ओरल कैविटी। ओके, कोई बात नहीं, फेरिंग्स आ गया। तो फेरिंग्स देख रहे हो, ये जो रास्ता है ये कॉमन है। ठीक है, यहाँ से एयर भी आ सकती है और फूड भी आ सकता है। फिर ये हमारे पास ओइसोफेगस आ गया, ठीक है, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास स्टमक आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारे को एक लाइन दिखती होगी जो इस तरीके से बनाई है इन्होंने, ये कैविटी बन रही है, ये एक कैविटी बन रही है। ओके, ये एक अलग कैविटी है। ये ऊपर वाली जो कैविटी है ना, ये एक अलग कैविटी है, और ये जो नीचे वाली कैविटी है इतनी, ये एक अलग कैविटी है। सो इस वाली कैविटी को हम बोलते हैं थोरेक्स वाली कैविटी। ओके, या थोरेक्स रीजन बोल सकते हैं हम इसको, हम बोलते हैं थोरेक्स, इसको हम बोलते हैं थोरेक्स। और जो इसके अंदर स्टमक, लीवर और पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जिसमें आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल बोलते हैं। सो ये हमारे को क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसमें हार्ट आ रहा है और लंग्स आ रहे हैं उसको हम थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं, और जिसमें हमारा स्टमक, पैंक्रियास, लिवर आ रहा है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो सेपरेट करने वाली एक मस्कुलर लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। डायग्राम हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे जब हमारा डाय सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड। ओके, जैसे ही हम डायफ्राम से नीचे आएंगे तो हमारे को जे शेप्ड बैग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक जे शेप्ड बैग होगा, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। उसको हम नाम क्या देंगे, स्टमक नाम देंगे। ठीक है, अ मस्कुलर इंस्फिंक्टर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक मस्कुलर इंस्फिंक्टर होगा जिसका नाम रखा है इन्होंने गैस्ट्रोइसोफेजियल। ठीक है, या इंस्फेक्टर लगा सकते हो, गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्फिंक्टर regulates the opening of oesophagus into the stomach, regulates the opening of oesophagus into the stomach। मतलब जो इंस्फिंक्टर है, इंस्फिंक्टर और वॉल्व में क्या डिफरेंस होता है मैं तुम्हारे को ये पहले बता देता हूँ, क्योंकि हमने 11-12 तक क्या पढ़ा होता है, हमने ये पढ़ा होता है कि वॉल्व होता है ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में। तो वॉल्व नहीं होता भाई, वहाँ पे पाया जाता है इंस्फिंक्टर। तो इंस्फिंक्टर जो है वो डबल वे पे काम करता है, मतलब अगर तुम खाना खा रहे हो तब वो खुल जाएगा इंस्फिंक्टर, खाना तुम्हारा स्टमक में पहुँच जाएगा। और मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कभी तुमने ज़्यादा खाना खा लिया या इंडाइजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, या तुम्हें लग रहा है कि मैं वॉमिट करूँगा, तो तुम वॉमिट भी कर देते हो, समझ रहे हो। तो वो जो इंस्फिंक्टर है तो वो दोबारा खुलता है और तुम वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देते हो। इसका मतलब वो दो दो बार खुल रहा है, एक बार जब खाना खाया तब वो इंस्फिंक्टर खुला, और एक बार जब तुम्हें वॉमिटिंग जैसा हुआ तब खुल रहा है। तो जो इंस्फिंक्टर है वो डबल वे में काम करता है, और जो वॉल्व होता है वो डबल वे में काम नहीं करता, वो सिंगल वे में काम करता है। अगर एक बार खाना पहुंच गया स्टमक में तो बस पहुंच गया, अब वहाँ पे वॉल्व है वो बंद हो गया, बस अब वापस वॉमिटिंग नहीं कर सकते। सो इस बात का ध्यान रखना तुम्हारे को कि इंस्फिंक्टर होता है, वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, स्टमक के अंदर भाई वो वही काम करता है, जब खाना खाओगे तो खुल जाएगा और खाना स्टमक में आ जाएगा। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने बोला था ना कि एक कैविटी होती है, या चैम्बर बोल सकते हो, कैविटी ज़्यादा बढ़िया वर्ड है क्योंकि काफ़ी खाली जगह होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारे को ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है स्टमक। ठीक है, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, हैज़ 4 मेजर पार्ट्स।
जिसे हम नाम देते हैं कार्डियक पोर्शन, ठीक है, इनटू विच ऊइसोफेगस ओपन। कार्डियक पोर्शन वो पोर्शन है जहाँ पर ऊइसोफेगस आके खुलता है। एंड अ पैलोरिक, एक आ गया हमारे पास सॉरी ऊइसोफेगस, अ फंडिक रीजन, एक हमारे पास फंडिक रीजन आ गया, और बॉडी हो गई जिसे हम मेन सेंट्रल रीजन बोलते हैं। एंड पैलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पैलोरिक पोर्शन जो है वो जाके खुलता है कहाँ पे, इनटू द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जाके खुलता है पैलोरिक वाला पोर्शन। ओके, सो अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ चुके हैं, हमारा जो स्टमक था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्ट्रीब्यूशनेबल इनटू 3 रीजन। तो देखो सिंपल सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 रीजन में हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अ सी शेप्ड, पहले यू लिख के आता था तो यू हमें नहीं पढ़ना, अ सी शेप्ड ड्यूडेनम। तो पहला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका नाम ड्यूडेनम है, जो जिसका शेप कैसा है, सी शेप्ड है। और लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम। देखो लॉन्ग क्वाइल्ड जो है वो पाई जाएगी किसमें, जेजुनम में, ठीक है। एंड हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड का मतलब समझ रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा छल्ले पड़े हुए होंगे, मतलब एक स्प्रिंग टाइप के, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम हाईली क्वाइल्ड है, वो उसको हम बोलते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं इलियम। ओके, तो यहाँ पे हमारे को 3 पार्ट देखने को मिल गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ड्यूडेनम जो कि सी शेप की होती है, और मिडिल वाली जेजुनम हो गई जो कि लॉन्ग क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड तो होती है लेकिन आगे लंबे थोड़ी दूरी पे जाके क्वाइल होगी, थोड़ी दूरी पे जाके क्वाइल होगी। और जो इलियम होती है वो हाईली क्वाइल्ड होती है, तुरंत क्वाइल हो जाएगी, तुरंत क्वाइल हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि तुमने किसी का ऑपरेशन कर रहे हो, या कोई तुम्हारे पास एक पेशेंट पड़ा है और उसका पेट फटा हुआ है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी खुली हुई है, तो वहाँ पे तुम्हारे को स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई जा रही है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें से जिजुनम कौन सी है और इलियम कौन सी है। तो तुम वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे यही चीज़ देखोगे कि लॉन्ग क्वाइल्ड कौन सी है और हाईली क्वाइल्ड कौन सी है। और जो हाईली क्वाइल्ड होगी तुम बोल देना कि ये इलियम है, और जो लॉन्ग क्वाइल्ड होगी सिंपल सी बात वो जेजुनम होगी, ठीक है। The opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter। यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोल दिया, स्फिंक्टर बोल दिया, कि ड्यूडेनम और पैलोरिक पोर्शन के बीच में, मतलब स्टमक का जो लास्ट वाला पार्ट है पैलोरिक, उसके बीच में इंस्फिंक्टर पाया जाता है जिसका नाम है पैलोरिक इंस्फिंक्टर। मतलब यहाँ पे तुम समझ लो कि अगर अगर तुमने कुछ खाना खाया है, वो स्टमक से तुम्हारा ड्यूडेनम में पहुँच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना वापस भी आ सकता है, किस में आ सकता है, स्टमक में आ सकता है। ये समझ लो, क्योंकि वहाँ पे वॉल्व नहीं है भाई, वहाँ पे क्या है, इंस्फिंक्टर है, तो इंस्फिंक्टर दोनों वे पे काम करता है, ठीक है। आगे बढ़े, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ओपन हो रहा है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। इट कंसिस्ट ऑफ काइकम। अब लार्ज इंटेस्टाइन किससे मिलके बनी है, ठीक है, काइकम से मिलके बनी है, कॉलन से मिलके बनी है, और रेक्टम से मिलके बनी है। सो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स, मतलब नाम थे काइकम, कॉलन, रेक्टम, उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। काइकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक। जो काइकम है वो स्मॉल ब्लाइंड सैक है, मतलब एक थैले नुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ठीक है, और छोटा सा है सैक, बड़ा नहीं है, ये मत सोचना कि थैला है तो साइज़ बड़ा होगा, छोटा सा साइज़ है। और वो कैसा है, थैले नुमा है, ठीक है, और कैसा अंधेरा होगा उसके अंदर, ये अंधा है ऐसा बोल सकते हो, ब्लाइंड सैक, ठीक है। विच हॉज सम सिम्बायोटिक, मैंने तो भाई ऐसे याद रखा ब्लाइंड सैक का मतलब उसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं अंधेरे में, ठीक है, अंधेरा है, ब्लाइंड सैक है, तो उसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, काइकम, कॉलन, रेक्टम या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कहाँ पे होते हैं, काइकम में होते हैं, ओके। सो आगे देखो, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। देखो ये क्या बोल रहा है, फिंगर की तरह होंगी, उंगलियों की तरह ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, उंगलियों की तरह कोई चीज़ बाहर को प्रोजेक्ट करती होगी, बाहर को निकलती होगी, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि वो ऑर्गन जो अब यूज़ में नहीं आ रहा हमारे, ठीक है, वो वेस्टिजियल हो जाता है। तो जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, तुमने देखा होगा कभी अपेंडिक्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सो अपेंडिक्स को कटवा देते हैं। सो वही चीज़ है कि जो अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल है, उसका कोई यूज़ नहीं है, कटवा दिया, आराम से घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अराइज फ्रॉम द काइकम, तो भाई जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो कहाँ से निकलती है, अराइसिस फ्रॉम द काइकम, काइकम से निकलती है। द काइकम ओपन्स इनटू द कॉलन, काइकम कहाँ जाके खुलता है, कॉलन में जाके खुलता है। द कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सो कॉलन कॉलन जो है वो आगे जाके 4 पार्ट्स में और डिवाइड हो जाता है भाई।
एन असेंडिंग अ ट्रांसवर्स। तो एक होता है असेंडिंग वाला और एक होता है ट्रांसवर्स और होता है डिसेंडिंग पार्ट, और हमारे पास लास्ट वाला जो है वो है सिग्मोइड कॉलन। तो जो कॉलन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर जा रहे हैं, डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रहे हैं। सिग्मोइड सिग्मा का तरह तरीके का एक तुम्हारे को सैम्बल देखने को मिलेगा। तो कॉलन भाई सिंपल 4 तरीकों में डिवाइड हो जाता है। द डिसेंडिंग पार्ट्स ओपन इनटू द रेक्टम। तो डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है वो सिंपल किस में ओपन हो जाता है, रेक्टम में ओपन हो जाता है। विच ओपन्स और थ्रू द एनस। रेक्टम कहाँ जाके खुल जाता है, एनस में जाके खुल जाता है। ओके, सो अभी हमारे को स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लेना है बिकॉज हमारा डाइजेस्ट सिस्टम का सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे देख लो हमारे पास क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ड्यूडेनम आई थी जो कि हमारे पास पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसके बीच में यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं पैलोरिक स्फिंक्टर, और एक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, याद रखना। फिर ड्यूडेनम के बाद में हमारे को क्या देखने को मिलता है, जेजुनम देखने को मिलता है जो कि लॉन्ग क्वाइल्ड थी, और इलियम जो होती है वो हाईली क्वाइल्ड होती है। ठीक है, फिर इलियम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कहाँ पे जाके खुलती है, मतलब अटैच होती है, काइकम में जाके अटैच हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हो अटैच हो जाती है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, काइकम और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। देखो यहाँ पे जाके अटैच हो रही है तो यहाँ पे होता है हमारे पास एलियोकाइकम वॉल्व, यहाँ पे होता है। यहाँ पे वॉल्व का वर्ड यूज़ किया गया है, क्यों, क्योंकि अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हारा मटेरियल गया जो तुमने खाया है, ठीक है, वो वापस अब स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आना चाहिए, समझ लो। तो यहाँ पे वॉल्व लगा होता है। ठीक है, और ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है जो हमारे को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर शो करती है। फिर हमारे पास आ जाता है कॉलन, जो कि यहाँ पे देख लो कॉलन के पार्ट्स इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम बोल देंगे असेंडिंग, इधर जा रहे हैं तब हम बोल देंगे ट्रांसफ़र, और अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम बोल देंगे उसको डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा घुमा हुआ इस तरीके का इस तरीके का होता है जिसे हम बोल देते हैं सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, सिग्मोइड कॉलन जाके रेक्टम में खुलता है, और रेक्टम लास्ट वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं एनस। सो अभी हमारा ये डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। गॉल ब्लैडर हम आगे पढ़ेंगे, ये ग्लैंड्स होती है, ठीक है, सॉरी लिवर ग्लैंड होती है, तो ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है पैरोटाइड ग्लैंड, ये आगे जाके पढ़ेंगे। सब मैक्सिलरी ग्लैंड आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आ जाते हैं, हम यहाँ पे लिखा है द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की बात करें, वॉल समझ रहे हो, वॉल का मतलब होता है दीवार, तो एलिमेंट्री कैनाल की दीवार की बात करें फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम, कहाँ से लेके कहाँ तक बात करेंगे हम, ओइसोफेगम से लेके ओइसोफेगस से लेके हम कहाँ तक बात करेंगे, रेक्टम तक बात करेंगे। पॉसेस 4 लेयर्स, कितनी लेयर्स पाई जाती है इसके अंदर, 4 लेयर्स पाई जाती है। नेमली, अब इनके नाम लिख दिए इन्होंने, सेरोसा, मस्कुलरिस, ठीक है, सबमिकोसा एंड मिकोसा। सेरोसा इज़ दी आउटर मोस्ट लेयर, सेरोसा जो है वो बाहर की तरफ लेयर पाई जाती है। ठीक है, एंड इज़ मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, किसकी बनी हुई होती है, थिन, थिन का मतलब समझ रहे हो, पतली सी, मेसोथेलियम की बनी हुई होती है। एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, मस्कुलरिस देखो ऐसे याद रखना कि जो सरोसा है, ठीक है, वो कैसी होती है, थिन आउटर मोस्ट होती है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि सरोसा कौन सी लेयर है, बाहर की तरफ पाई जा रही है। ठीक है, तो वो थिन होगी और मेसोथेलियम होगी। मस्कुलरिस जो है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, कैसी होती है, फॉर्म्ड बाई स्मूथ मसल्स, किससे मिलके बनी है, स्मूथ मसल से मिलके बनी है। यूजुअली अरेंज इनटू एन इनर सर्कुलर, अंदर वाली कैसी होती है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये क्वेश्चन आ भी जाता है और आया भी है कि भाई आउटर में कौन सी मतलब आउटर में कौन सी वाली लेयर होती है, तो हमारे को पता होना चाहिए आउटर में होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और इनर में कौन सी होती है, सर्कुलर। तो यहाँ पे ओ से याद रख सकते हो तुम, यहाँ पे ओ आ रहा है और यहाँ पे भी ओ आ रहा है। सो ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे आउटर है और ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो ऐसे याद रख सकते हो। एंड ऑब्लिक मसल्स, एक ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती है, मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन, कुछ रीजन्स में। ठीक है, देखो ये लेयर तो नॉर्मली थी 4 टाइप्स की, लेकिन ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती है कुछ रीजन्स में। तो भाई कुछ रीजन्स क्या, वो स्टमक में पाई जाती है। ठीक है, ऑब्लिक वाली मसल्स जो है लेयर वो स्टमक में पाई जाती है। दिस सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू, सब म्यूकोसा किससे मिलकर बनी होती है, लूज कनेक्टेड टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ्स।
वेसल्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें नर्व, ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट होता है। तो तुम्हारे को पता होना चाहिए वो कौन सी लेयर है भाई, बताओ। म्यूकोजल, सब म्यूकोजल लेयर है, ठीक है। कौन सी है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सब म्यूकोजल, ये कैसा हो रहा भाई हाईलाइट, एक सेकंड रुको। सब म्यूकोजल, पता नहीं क्या हो रहा है, सब म्यूकोजल लेयर, ठीक है। ये ऐसी लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ, नर्व्स देखने को हमें मिलती हैं। इन ड्यूडेनम, अगर हम ड्यूडेनम की बात करें, ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर हमारे को ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं। कहाँ पे, ड्यूडेनम में। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन, ठीक है, अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की जो है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स, क्या कैसे फोल्ड्स बनाती है, इरेगुलर फोल्ड्स रिगवाई इन द स्टमक, रुगे, इसको हम रुगे भी बोलते हैं या रुगाई भी कह सकते हो। तो जो रुगे है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे स्टमक के अंदर, ठीक है। और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड, जो स्मॉल फिंगर, छोटी छोटी उंगलियों की तरह फोल्डिंग पाई जाएंगी, मतलब मुड़ी हुई होंगी, कॉल्ड विलाई, उनको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, ओके एक सेकेंड रुको, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो विलाई थी, ठीक है, जो विलाई थी उनके ऊपर भी प्रोजेक्शन पाई जाती हैं जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ओके। गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, हमारे को कैसे देखने को मिलती है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जैसे कि एक ब्रश हो उस तरीके का हमारे को दिखाई देती है। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज, मतलब विलाई का जो मॉडिफिकेशन है वो इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया इनॉर्मसली, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर में तुमने खाना नहीं खाया, सुबह का भी, दोपहर का भी, शाम को भी, सो गए, तो तुम्हारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो पिचक के छोटी सी बन गई होगी। और वहीं पे तुम्हारा कोई फेवरेट खाना बना है या तुमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो उसी छोटी सी सिकुड़ी हुई जो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खाना जाता है और वो फूल जाती है और उसका एरिया भी बढ़ जाता है। तो एरिया समझ रहे हो क्यों बढ़ रहा है, सरफेस एरिया क्यों बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल। तो देखो जो विलाई हैं वो भाई साहब बहुत ज़्यादा सप्लाई करती है नेटवर्क की तरह, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स होते हैं जिन्हें हम लैक्टियल बोलते हैं, ठीक है। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ कोबाल्ट सेल, म्यूकोजल एपिथेलियम जो है वहाँ पे कोबाल्ट सेल्स प्रेजेंट होती है विच सीक्रेट म्यूकस, ठीक है, जो सीक्रेट क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन, म्यूकस का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन का मतलब समझ रहे हो, लुब्रिकेशन तुमने देखा होगा अगर तुम थोड़ा बहुत मार्केट में गए हो तो ग्रीस देखा होगा या मूवी आयल देखा होगा, तो वहाँ पे लिखा होता है बेस्ट लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि अच्छा चिकना बना देगा, ठीक है, उस चीज़ को जो तुम कर रहे हो। मिकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक, तो मिकोसा देखो तुम्हारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, देखो क्रिप्ट्स क्या है, क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिटवीन का मतलब बीच में, द बेसिस ऑफ विलाई, विलाई के बीच में, इन द इंटेस्टाइन। अभी हम ये डायग्राम देखेंगे। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन, तो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन एक साइंटिस्ट है तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। ऑल दी फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो देखो जो लेयर्स हैं वो अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। सो अभी हमारे को डायग्राम देखना है, तो सबसे पहले हम ये वाला डायग्राम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या पढ़ा, सरोसा पढ़ा था, ठीक है, मस्कुलरिस पढ़ा, सब मिकोसा पढ़ा, मिकोसा और ल्यूमेन। सो यहाँ पे हमारे पास चार लेयर थी, नॉर्मली हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चार लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो अभी हमने सरोसा के बारे में पढ़ा था जो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है, तो ये जो है ना वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ ऐसे क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तब ये बाहर की तरफ हो रही है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही घुमा दिया जाता है कि कभी वो इस डायरेक्शन में पूछता है और कभी कभी वो इस डायरेक्शन में पूछता है। अगर मैं इस डायरेक्शन से पूछूंगा, मतलब सेकंड, ये फर्स्ट डायरेक्शन समझ लो, ठीक है, और मैं ये सेकंड वाली डायरेक्शन समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो फर्स्ट डायरेक्शन में पूछ रहा है तो तुम्हारे को बताना पड़ेगा कि सरोसा भाई हाँ
आउटर लेयर है बाहर की तरफ पाई जाती है, लेकिन वो अंदर से जा रहा है। अंदर से सबसे पहले लेयर ये वाली पाई जाएगी, ठीक है, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, समझे क्या? तो अभी ये वाली पहली हो जाएगी, ये वाली लास्ट हो जाएगी, और अभी यहाँ पे ये वाली पहली है और ये वाली लास्ट है। तो ये बस हमारे को ध्यान रखना रहता थोड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास पहली लेयर है सेरोसा, फिर दूसरी लेयर है मस्कुलरिस, जो कि हमने देख लिया मस्कुलरिस के अंदर दो तरीके की पाई जाती है, इनर सर्कुलर होती है और जो आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो आउटर ओ से याद रखना, ओ फॉर आउटर, और ये ओ आ रहा जो बीच में, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो ऐसे याद रख सकते हो, एक याद रखोगे तो एक याद ज़रूर हो जाएगा तुम्हारे को। फिर हमारे को देखने को मिलती है सब मिकोजा लेयर, फिर हमारे को देखने को मिलती है मिकोजा, फिर हमारे को देखने को मिलता है ल्यूमन। तो सब मिकोजा के अंदर तुम्हारे को लिम्फ, ब्लड वेसल्स और ये सारी चीज़ें तुम्हारे को सब मिकोसा में देखने को मिल जाती है। और ड्यूडेनम के अंदर तो ग्लैंड्स भी देखने को मिल जाती है। मिकोसा जो है वो म्यूकस को रिलीज़ करती है, जो कि लुब्रिकेशन के काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे विलाई की बात कर लेते हैं। तो ये दिख रहे हो, ये विलाई है, ये भी विलाई है, ठीक है। इनके ऊपर छोटे छोटे से ब्रश लाइक अपीयरेंस आएगा, छोटा छोटा सा, उसको हम बोल देते हैं मैक्रो विलाई, ठीक है, जो कि ब्रश की तरह हमारे को दिखाई देती हैं। बात समझे क्या? ओके। सो ये मैक्रो विलाई और सॉरी विलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना, ठीक है। जो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी है, और जब तुमने ज़्यादा खाना खा लिया तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। ये विलाई होगी और ये लैक्टियल होगी जो बीच में जा रही है, ठीक है। और ये जो हमारे को नेटवर्क दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया भी, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। और जो रेड कलर की जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसे हम बोलते हैं आर्टरी, और जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है जो ब्लू कलर से डोनेट की गई है उसे हम बोलते हैं वेन। ओके। सो अभी इन दो विलाई के बीच में जो जगह खाली है, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? क्रिप्स ऑफ लेबर खुद ने की थी। तो उसी के नाम से हम इसको बोल देते हैं क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स बोल देते हैं। लैक्टियल क्या है? लैक्टियल देखो इसके अंदर जो तुम फैट खाते हो वो इस वाले लैक्टियल से होता हुआ जाता है ब्लड के अंदर, समझ गए? तो ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम था जो कि हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे देख लो, ये ओइसोफेगस आ गया, फंडिक रीजन आ गया, कार्डियक आ गया, बॉडी, पैलोरिक, ठीक है। और ये हमारा पास सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, तो ये ड्यूडेनम का सुपीरियर पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पार्ट हो गए स्टमक के, ओके। और यहाँ पे टीथ हो गया हमारे पास, देख लो, मोलर हो गया, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर, ठीक है। ये शॉकेट हो गए, यहाँ पे ये दाढ़ें जो है ना वो फंस जाती है। और एक चीज़ अगर याद रखना है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, इसकी एक रूट है, इसकी भी एक रूट है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 3 रूटें इसकी हैं, 1 2 3 3 रूटें इसकी हैं। सो तुम अगर रूट पे ध्यान देना चाह रहे हो तो यहाँ पे तुम रूट भी देख सकते हो कि कौन सी रूट ज़्यादा है, ठीक है। और एक्चुअल में क्या होता है, जो ये वाली रूट है ना, मतलब प्री मोलर और मोलर की जो रूट है वो 3 ऊपर वाली साइड में पाई जाती है। मतलब जो ऊपर वाला जॉ है तुम्हारा वहाँ पे 3 रूट देखने को मिलेंगी, और जो लोअर वाले जॉ है वहाँ पे तुम्हारे को 2 देखने को मिलती हैं। सो बस याद रखना, ये नॉलेज ज़्यादा है, काफ़ी है, काम हो जाएगा। तो अभी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कम्प्लीट हुआ है, लेकिन पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपना, और नेक्स्ट वीडियो में हम ना पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो गाइस, अगर तुम्हारे को मज़ा आया और तुमने अभी तक मेरी वीडियो वॉच की है, सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, और शेयर कर देना भाई, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है उंगली को रोकने की, समझ रहे हो? शेयर कर देना, शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।